हाँ जी, आप चुप बैठेंगे। हाँ, वो पोस्टपोन हो गया है। हाँ, दिवाली की बात करेंगे। हाँ जी, आगे लिखें अगला टॉपिक, डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंस ऑफ विस्कोसिटी ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंस ऑफ विस्कोसिटी ऑन टेम्परेचर। हाँ जी, आपको क्या लगता है अगर टेम्परेचर किसी फ्लूइड का बढ़ जाएगा तो विस्कोसिटी कम होनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? कम होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिक्विड के जो पार्टिकल्स उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो वीक हो जाएगा, तो आपकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो आप पहला पॉइंट लिखें, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव 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 फोर्स डिक्रीजेस as a result viscosity also decreases, velocity also decreases। viscosity viscosity also decreases। अगर आप यहां पे नोट डाउन करना चाहें कि ये कोहेसिव फोर्स क्या होती है तो आप लिख लें नीचे एक स्टार बना के, फोर्स बिटवीन सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल्स या अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। तो फोर्स वीक हो जाएगी तो आपकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ये तो हुई टेम्परेचर की डिपेंडेंस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगी। प्रेशर की ओर देख लें आप, जनरली प्रेशर से विस्कोसिटी पे फर्क नहीं पड़ता है, बट यदि प्रेशर बहुत बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तब आपकी विस्कोसिटी बढ़ती है। कोई इसको रिलेट कर पाएगा फ्रिक्शन वाले कॉन्सेप्ट से कि प्रेशर बढ़ने से विस्कोसिटी क्यों बढ़ रही है? अगर आपने जब आपने फ्रिक्शन पढ़ा था, अगर एक ब्लॉक के ऊपर मैं फोर्स ऐसे लगाऊं तो उसको इस साइड से मूव करना मुश्किल होगा ना। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे करके उसका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दिया। अगर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो दो लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। तो सिमिलर तरीके से आपका जब प्रेशर बढ़ा दोगे आप किसी लिक्विड के ऊपर तो आपकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। प्रैक्टिकल फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस चेंज नहीं होती है, बट हाँ बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तब आपकी विस्कोसिटी बढ़ती है। नोट डाउन करेंगे, जनरली जनरली विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, generally viscosity is independent of pressure, but at extreme high pressure, generally viscosity is independent of pressure, but at extreme high pressure viscosity increases। एक छोटा सा टॉपिक है, बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है क्या है, देखते हैं इसको एक बार। ये एक पाइप है, इसके एंड्स के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस है वो P है। P इज प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ पाइप। आप पूरा लिख लेंगे, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ पाइप। इसके अलावा इसका जो रेडियस है वो R है, लेंथ आपकी L है, और जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी विस्कोसिटी इज ईटा। मुझे यहां पे निकालना है फ्लो रेट। गेट बंद है क्या?
इस ये सारे पैरामीटर्स गिवन है आपको, और आपको फ्लो रेट निकालना है कि इस पाइप में फ्लो रेट dV by dt इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कमिंग आउट ऑफ दिस पाइप, फ्लो रेट। ठीक है, आप अपने हिसाब से बताएं, अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा तो फ्लो रेट dV by dt ज्यादा होना चाहिए, क्या है, कम होना चाहिए? P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए या इनवर्सली? अगर पाइप के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा तो क्या फ्लो रेट बढ़ जाएगा? अगर ज्यादा फोर्स से पुश होगा वो ज्यादा फ्लो करेगा, फिर तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मेन बात तो यही याद रखनी है आपको कि P के प्रोपोर्शनल रहेगा। जितना ज्यादा एरिया रहेगा इसका, पाइप का जितना ज्यादा एरिया रहेगा फॉर अ गिवन प्रेशर डिफरेंस, वो भी आपके फ्लो रेट को बढ़ाएगा। बड़ा पाइप तो ज्यादा पानी निकल जाएगा। तो ऐसे करके जब सारे पैरामीटर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो फाइनल फॉर्मूला आपका बनता है dV by dt इज पाई r की पावर 4 8 ईटा l इंटू पी। ये आपका फ्लो रेट है। r क्या है? रेडियस ऑफ दिस पाइप, p इज प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ पाइप, ईटा इज विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू पाइप एंड l इज लेंथ ऑफ पाइप। हाँ जी, प्रेशर उतना ही रख रहा हूं मैं। सेम प्रेशर में दो अलग अलग पाइप रखेंगे तो क्या होगा, आपका फ्लो रेट बढ़ेगा। ठीक है, आदित्य पीछे वाले बेंच पे। हाँ जी, सवाल लिखेंगे, इधर ही पीछे नहीं जाना था। लाला जी यहाँ जाओ, आगे आ गए आप तो, बैठ जा फिर। हाँ जी, लिख लिया। लिखिए आप सवाल। टू ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस, two drops of equal radius are falling through air, are falling through air with a steady velocity, with a steady velocity of 5 centimeter per second, 5 centimeter per second. If two drops, if two drop coils, if two drops coils एक साथ मर्ज हो जाती हैं, थोड़ी डिफिकल्ट अंग्रेजी है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, बट जो भी है दोनों ड्रॉप्स आपकी मर्ज हो जाती हैं। हाँ, if the two drops coils, then its terminal velocity will be dash, then its terminal velocity will be dash. Correct, right? दो आइडेंटिकल इक्वल रेडियस की ड्रॉप्स हैं जो हवा आपके एयर में स्टेडी वेलोसिटी से गिर रही है 5 मीटर पर सेकंड से। अगर उन दोनों ड्रॉप्स इकट्ठी होकर मर्ज होकर एक ड्रॉप बन जाती है तो अब आपकी नई वेलोसिटी कितनी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी बतानी है आपको। हिंट है, कल जो फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था टर्मिनल स्पीड का, वो काम में आना है। ना हाँ जी, पहले वाली 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है आपको, दूसरे वाले की निकालनी है जब दोनों मर्ज हो गई हैं। हाँ जी, सेंटीमीटर पर सेकंड में। नहीं नहीं, अभी तो हो रहा है। हिंट ये है कि जब दोनों ड्रॉप मर्ज होंगी तो टोटल वॉल्यूम विल रिमेन कंजर्व्ड, टोटल वॉल्यूम आपका नहीं बदलेगा। तो पहले आपको आर, पहले वाले का आप आर मान लो, और दोनों को मिला के जब आप वॉल्यूम कंजर्व कर रहे हो
वहां पे आर डैश सिंगल ड्रॉप का मान लो, वहां से आर डैश आ जाएगा, तो आर डैश पे डिपेंड करती है वी टी, तो आप ऐसे आर डैश पे कैसे डिपेंड करेगी उस तरीके से निकाल लो। ट्राई करेंगे तो होगा। हाँ 2/9 है। कभी भी नया सवाल आए तो एक अटेम्प्ट उसको एफर्ट मारा करो, ट्राई किया करो कि हो जाए आपसे बिना बताए। अपना अपना ट्राई किया करें बिल्कुल। हाँ जी बताऊं क्या? कुछ देर रखा, देखते हैं। आपकी दो ड्रॉप्स हैं जिनका रेडियस दोनों का आर है, दोनों मर्ज हो गई हैं, एक साथ जुड़ गई हैं, तो दोनों जब जुड़ जाएंगी तो रेडियस बड़ा हो जाएगा क्या? आर बड़ा हो जाएगा, तो इट विल बी आर डैश। दोनों के मिलने के बाद वॉल्यूम नहीं बदलेगी, वॉल्यूम उतनी ही रहेगी। तो पहले वॉल्यूम कितनी थी? तनिष बताओ इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? तनिष बताएगा बस। अरे माता रानी, इस स्फीयर का रेडियस आर है, उसकी वॉल्यूम क्या होगी? वी। एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? ठीक सुना आपने जो पीछे से आई आवाज? 4/3 पाई r क्यूब इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। इसका रेडियस सेम है तो इसकी वॉल्यूम भी सेम ही रहेगी, पक्का? ठीक है जी। तो दोनों की इसकी वॉल्यूम में 2 मल्टीप्लाई कर दूं, वो बराबर होगा 4/3 पाई r डैश क्यूब। 4/3 पाई कट जाएगा और ये आपका हो गया, ये कट गया तो 2 r डैश इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3 r, ये आ गया। अब देखें आप, पहले केस में जब ये नीचे गिर रहा था तो इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरे केस में जब मर्ज हो गया है तब सिर्फ आर डैश बदला है, बाकी सब चीज सेम है। इसकी खुद की डेंसिटी भी, जिस फ्लूइड में गिर रहा है उसकी डेंसिटी भी, ईटा भी, जी भी, सिर्फ आर बदला है। तो आर के बदलने से आपकी स्पीड बदलेगी। अगर ये आपकी वेलोसिटी बराबर थी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के, तो अब आर की जगह आर डैश आ जाएगा। तो वी टी डैश, जो नई वेलोसिटी आएगी वी टी डैश, यहां पे आर की जगह आप, मैं इसको लिख रहा हूं प्रोपोर्शनल लिख रहा हूं एक बार, बाकी सारा, या फिर आप बाकी सारी टर्म एक साइड रखें क्योंकि वो सेम है, और आर की जगह आर डैश आ गया, तो आर डैश का स्क्वायर आ गया। आर डैश का स्क्वायर करेंगे तो आप यहां पे देखें, इट विल बी आर डैश विल बी आर डैश का स्क्वायर 2 raised to power 1/3 का स्क्वायर कर देंगे, 2/3 आ जाएगा, इंटू आर, ये आपका आ गया आर स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1/3। अब देखें, ये इस वाले टर्म की वैल्यू मुझे पता है, ये टर्म यही है क्या? यही है। तो मैं यहां पे इसकी जगह 5 मीटर पर सेकेंड रख दूं, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 × 2 की पावर 1 या 2/3, सॉरी यहां पे 2/3 आएगा ना, ये आपका आंसर रहेगा। दोनों को मर्ज करने के बाद सिर्फ रेडियस बदला है, आर की जगह आर डैश पुट किया, सोल्व किया तो वो वापस आर स्क्वायर के टर्म में बना, और एक टर्म एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ, वो आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर आ गया। अबे भावनाओं को समझा करो यार, आगे कैसे सोल्व करें, कर देगा इसको?
फिर क्या समस्या है भाई? पूछना है बेटा कुछ? बता भूमि। किधर? हाँ इधर भी आएगा, आएगा भूमि पे भी आया। अनिकेत ठीक है? अगला सवाल बोलूं? पूछना है कुछ? ये देखें, इस टर्म की वैल्यू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। जब दोनों मर्ज हो गई तो कुछ नहीं बदलेगा, बस आर बदलेगा। आर की जगह आर डैश आ गया, तो मैंने बाकी सारी टर्म यहाँ पे रखी और आर डैश स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आर डैश की जगह मुझे पता है कि ये टर्म लिखनी है, ये रखी तो आर स्क्वायर वापस आ गया। इसमें से आर स्क्वायर बाहर निकाला था, आर स्क्वायर अंदर आ गया, तो उसकी वैल्यू पता है मुझे 5 है। अगला सवाल लिखें, इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ स्फीयर, इफ द टर्मिनल स्पीड, सीधा आप लिख लें vt, इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ स्फीयर ऑफ गोल्ड, ऑफ गोल्ड, if the terminal speed of a sphere of gold, ब्रैकेट में डेंसिटी, ब्रैकेट में डेंसिटी इक्वल टू 19.5 kg पर मीटर क्यूब, 19.5 kg पर मीटर क्यूब आपके गोल्ड स्फीयर की डेंसिटी है, इज मूविंग विद a velocity 0.2 मीटर पर सेकेंड in a viscous liquid of density 1.5 kg पर मीटर क्यूब। ये आपकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी है जिससे वो मूव कर रहा है, ये आपके फ्लूइड की वेलोसिटी है रो एल, लिक्विड की। ठीक, इतना लिख लिया। फाइंड द टर्मिनल स्पीड, फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ स्फीयर ऑफ सिल्वर, ऑफ अ स्फीयर ऑफ सिल्वर, ब्रैकेट में डेंसिटी 10.5 kg पर मीटर क्यूब। इतना ही सवाल है। ये आपकी गोल्ड के लिए थी, ये सिल्वर के लिए है, इसकी आपको वीटी निकालनी है और फ्लूइड की वेलोसिटी डेंसिटी ये दे रखी है। आसान सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड है, सबका आंसर आना चाहिए। और दोनों स्फीयर्स का साइज सेम है, दोनों स्फीयर्स का साइज सेम है, ये लिख लें बेशक। आंसर देखता हूँ। हाँ जी, पॉइंट 1।
0.1 is answer is 0.1 मीटर पर सेकेंड. गुड. क्या ये एक्सप्रेशन ठीक लिखी है? जो गिवन है सब आपने पुट कर दिया है और वो 0.2 के बराबर है. अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आप देखें ये वाली टर्म डायरेक्ट कटेगी. अगर डिवाइड कर दें दोनों साइड ये कटेगी. ये आपका आ जाएगा 19.8 माइनस दिस विल बी 18 और नीचे 9 0.2 अपॉन वी टी. सोल्व करेंगे तो वी टी डैश जो भी है आपका वी टी डैश विल बी 0.1 मीटर पर सेकेंड. ऐसे करके आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए. डन. आगे बढ़े. नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस टेंशन. क्या आपने कभी बचपन में एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें ना जो आपकी सुई होती है घर में निडल वो पानी के ऊपर तैराई हो आपने? क्या सुई पानी के ऊपर तैर सकती है? नहीं तैर सकती. हाँ आज कर लेना, जो बताऊंगा वैसे करोगे तो जरूर होगा. आप क्या करना, एक टिश्यू पेपर या फिर रफ पेपर जो कि पानी एब्जॉर्ब जल्दी कर सके वो लेना और पानी जो बाल्टी में रखा है उसके ऊपर वो पेपर डाल देना. पेपर के ऊपर आराम से स्लोली निडल को प्लेस कर देना. थोड़ी देर बाद क्या होगा, पेपर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और नीचे चला जाएगा. अगर ऐसा पेपर लोगे तो एक ज्यादा देर में डूबेगा. थोड़ा रफ पेपर लोगे तो जल्दी डूबेगा. तो वो रख के छोड़ देना और 1 घंटे बाद देखना पेपर नीचे मिलेगा और सुई ऊपर तैरती हुई मिलेगी. पहले सवाल पूछना घर पे जाके, क्या सुई पानी पे तैर सकती है? नहीं तैर सकती तो बोलना कि आज सर ने सिखाया है तैरना और तैरेगी, आप देखना. तो घर वाले आपको शाबाशी देंगे, कंसेप्ट बताएंगे. एक बात तो ये करके देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. दूसरी बात देखो, अगर आपने वो देखा हो, देखो वो गुब्बारे बनाते हैं, वो क्या बलून उसका होता है, सोप का सोल्यूशन होता है, वो फूक मार के. अगर उसमें ये आपका एक रिंग टाइप है, इस रिंग में आपने ऐसे एक सोप फिल्म बना ली है. एक रिंग है, उस रिंग में सोप फिल्म बना ली है और एक धागा जो कि उसकी गांठ यहां बंधी हुई है ऐसे रैंडम शेप में यहां पे छोड़ दिया है, उसके ऊपर आराम से प्लेस किया है. ये अभी फूटी नहीं, मतलब हाँ फिल्म ऐसी ऐसी है. अगर आप किसी चीज से उस बीच वाली चीज को प्रिक करोगे तो बीच वाली फिल्म टूट जाएगी और यहां पे ये धागा आपका सर्कल के फॉर्म कर लेगा, सर्कल फॉर्म कर लेगा. ये भी आप ट्राई कर सकते हैं. दोबारा बता रहा हूं, जो आपकी सोप फिल्म होती है, साबुन का पानी मान लें आप उसको, एक रिंग है, कैसे भी करके आपने डुबोया साबुन वाले पानी में और वो एक रिंग के ऊपर एक फिल्म सी बन गई. फिल्म माने एक परत. उस परत के ऊपर, वो परत ऐसे बनी है तो परत के ऊपर आपने एक धागा ऐसे रख दिया जो कि गांठ उसकी बंधी हुई है उस साइड से. अब जब बीच वाले पॉइंट पर आप किसी सुई से या किसी भी चीज से उसको
ऐसे तोड़ोगे तो बीच वाला पार्ट उस फिल्म का हट जाएगा और फिर क्या होगा, सराउंडिंग की फिल्म है उसको अपनी तरफ खींचेगी और सर्कल, आपका जो धागा है वो सर्कल के फॉर्म में आ जाएगा। ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये आपका होता है। तीसरी बात, जो आपकी टूटी से पानी निकलता है वो स्फीयर, ड्रॉप स्फीयर स्फेरिकल होती हैं, क्यूब क्यों नहीं होती? आपने पानी टैप ऑन की और क्यूब्स के फॉर्म में, क्यूब्स के फॉर्म में आपका ड्रॉप्स निकल रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं होता? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको एक गिवन वॉल्यूम दे दी जाए, गिवन वॉल्यूम का मतलब फॉर एग्जांपल 1 मीटर क्यूब मैंने आपको वॉल्यूम दी है, इस वॉल्यूम से आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाएं, है ना, स्फीयर बनाएं, क्यूबॉइड बनाएं, कुछ बनाएं, क्यूब बनाएं, सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर के केस में ही रहता है। क्या मैं बोल रहा हूं? अगर आपको एक वॉल्यूम गिवन हो और आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनानी हो तो सबसे कम सरफेस एरिया आपका स्फीयर के फॉर्म में ही होता है, इसलिए आपका ड्रॉप स्फेरिकल बनाती हैं क्योंकि उसको अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, ये आप तीनों एक्सपेरिमेंट पहले अपने अपनी लैंग्वेज में लिख लें और उसके बाद मैं टॉपिक शुरू करूंगा क्या इसका मतलब है। लिख लेंगे, एग्जांपल्स लिख लें आप बस। क्या पहला तो क्या था? हाँ, निडल फ्लोटिंग ऑन वाटर, पहला निडल फ्लोटिंग ऑन वाटर, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट, सोप फिल्म ऑन अ रिंग, सोप फिल्म ऑन अ रिंग। और फिर आप लिखें a thread is placed on that film, a thread is placed on that film, full stop। if we prick, prick माने ऐसे फोड़ना, if we prick, if we prick that film, thread will, thread will attain circular shape, thread will attain circular shape। और तीसरा एक्सपेरिमेंट, हाँ, आपकी जो ड्रॉप्स हैं वो स्फेरिकल क्यों बनती हैं? वाई ड्रॉप्स आर ऑलवेज स्फेरिकल, वाई ड्रॉप्स आर ऑलवेज स्फेरिकल। और थर्ड वाले पार्ट का आप साथ में रीजन भी लिख लें। क्या? फॉर अ गिवन वॉल्यूम, फॉर अ गिवन वॉल्यूम sphere has minimum surface area, for a given volume sphere has minimum surface area। ठीक है, ठीक है, ये चीजें तीनों क्या बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करती हैं वो देखें आप। जो लिक्विड का बाहर वाला सरफेस होता है, जैसे अगर पानी एक बाल्टी में रखा है तो सबसे ऊपर वाले सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, अंदर नहीं, सरफेस पे जो सरफेस होता है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। और दूसरी बात, इट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज इट्स एरिया। ये दोनों बातें किस चीज के लिए लिखी है मैंने? जो आपका सरफेस होता है, लिक्विड सरफेस, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का मतलब है अगर एक आपके पास गुब्बारा है उसको आप ऐसे खींचोगे तो स्ट्रेच होता है वो, है ना। तो यहां पे जैसे आपने यहां पे अंदर वाली चीज को प्रिक किया तो बाहर वाली मेम्ब्रेन अगर एक गुब्बारे की तरह है तो गुब्बारा चारों तरफ से खींचेगा और धागा आपका क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। ठीक बात है। और सेकंड वाला जो ड्रॉप वाली बात की, तो लिक्विड का जो बाहर का सरफेस है वो सबसे कम सरफेस एरिया अटेन करना चाहता है, इसलिए स्फीयर बना। ठीक है। और एक और हमने जो बात की, सुई डूबी है, उसको भी देखेंगे थोड़ी देर में कि सुई जो तैरी है उसका क्या कारण था। अब आप सरफेस टेंशन की टेक्निकल डेफिनेशन लिखें। ये आपके मैंने समझा दिया क्या चीज होती है। हाँ जी, क्या लिखा? एरिया,
मिनिमाइज इट्स एरिया। हाँ जी, ये ऐसा हुआ कि अगर ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है लिक्विड का सरफेस, तो वो अपनी तरफ, जैसे गुब्बारे को आप खींचोगे और छोड़ोगे तो वापस वो खींचना मतलब वापस आएगा ना शेप में, तो ये हमेशा खिंचाव रहेगा। खिंचाव रहेगा तो बीच वाला पार्ट अगर सब जगह से बराबर खिंचाव हुआ तो सर्कल बन गया। ठीक है, ये कारण। तो जो आपके लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी है टू स्ट्रेच इट्स मेम्ब्रेन और टू मिनिमाइज इट्स एरिया, यही आपकी सरफेस टेंशन कहलाती है। लिखेंगे इसको अब। surface tension is surface tension is basically a property of liquid. Surface tension is basically a property of liquid. Full stop. Liquid surface, the liquid surface behaves like a stretched membrane, stretched elastic membrane. The liquid surface behaves like a stretched elastic membrane which has a natural tendency to contract, which has a natural tendency to contract. Natural tendency to contract and tends to have a minimum possible area, tends to have minimum possible area. Full stop. This property of liquid, minimum possible area, this property of liquid is called surface tension, is called surface tension. This property of liquid is called surface tension. फिर आप एक नई हेडिंग लगाएंगे, इसी का सब टॉपिक ही है why liquid behaves like a stretched membrane. एक सब हेडिंग लगाएंगे why liquid behaves like a stretched membrane. देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिक्विड के सरफेस की बात कर रहा हूं। सरफेस पे एक ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को बगल वाला पार्टिकल है वो ऐसे खींच रहा होगा, इसके इस साइड वाला पार्टिकल भी इसको खींच रहा होगा, तो दोनों तरफ से ये पार्टिकल आपका स्ट्रेचिंग एक्सपीरियंस करेगा कि इसको स्ट्रेच कर रहा है। जैसे आप खड़े हैं तो आपका हाथ इस साइड से भी खींचा जा रहा है, इस साइड से भी खींचा जा रहा है। हालांकि ऐसा भी है कि इस पार्टिकल को नीचे वाले सारे पार्टिकल्स भी खींचेंगे, लेकिन हम सिर्फ सरफेस की बात कर रहे हैं, तो सरफेस पे उस पार्टिकल पे दोनों तरफ स्ट्रेचिंग रहेगी। और ये होता है किस कारण से? कोहेसिव फोर्स के कारण। जो आपके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोहेसिव फोर्स है, इसलिए वो अट्रैक्ट करते हैं, उस अट्रैक्शन के कारण आपका खिंचाव बनता है और उसी के कारण आपकी सरफेस टेंशन जनरेट होती है। तो आप लिखें, दोबारा बताऊं, नीचे क्यों नहीं जा रहा? जाता है, लगातार पार्टिकल्स आपके नीचे जाते हैं, फिर नया पार्टिकल ऊपर आता है ना, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। बट अभी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हम देख रहे हैं, जो पार्टिकल्स यहां पे हैं उनके ऊपर सरफेस के अलोंग स्ट्रेचिंग रहेगी। ठीक है, हाँ जी, लिखेंगे पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड have cohesive force between them, cohesive force between them, full stop. Every particle on surface, experience a stretching force from its
adjacent particles, from its adjacent particles. अब देखें, मैं अब ये जो कंटेनर था जिसमें लिक्विड फिल था आपका, इसका टॉप व्यू बना रहा हूं। ये आपका टॉप व्यू है। कहने का मतलब, जो आप इसको ऐसे देखेंगे, तब की बात मैं कर रहा हूं। आपने एक टॉप व्यू में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, एक इमेजिनरी लाइन है, इसके ऊपर पानी के कुछ पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, और बगल वाले पार्टिकल्स जो होंगे वो इसको स्ट्रेच कर रहे होंगे। अभी तक हमने ये समझा कि जो सरफेस टेंशन है वो लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी है, और ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें लिक्विड सरफेस आपके पास में एक स्ट्रेचिंग फील करता है, और स्ट्रेचिंग के कारण आपका मिनिमम एरिया चाहता है। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए कि वो जो स्ट्रेचिंग फोर्स लग रही है उसको मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो मैं बता रहा हूं आपको। लिक्विड सरफेस पे आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है, और एक यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ के पार्टिकल्स के ऊपर एक साइड से लगने वाली फोर्स, उस फोर्स को ही आप टेंशन, सरफेस टेंशन बोलते हैं। दोबारा बता रहा हूं, क्या आपने लिक्विड सरफेस के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन लेनी है, उस लाइन के, हालांकि देखो स्ट्रेचिंग इस साइड भी हो रही होगी, स्ट्रेचिंग इस साइड भी है, लेकिन आपको एक साइड की स्ट्रेचिंग कंसिडर करनी है। वो जो यूनिट लेंथ पे जितना फोर्स लग रहा होगा स्ट्रेचिंग के कारण, वही आपका सरफेस टेंशन है, या मैं कहूंगी फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। आप इसको लिखेंगे डिटेल में, डायग्राम बना लेंगे, पहले डायग्राम बना ले पहले। ये ये है, या ये है, ये है, ये डायग्राम कहाँ है, बना लो। आर्यन कुमार, ठीक है आप। एक तरफ, दोनों तरफ लगेगी, मैं कह रहा हूं कि एक तरफ लगने वाले फोर्स को आप सरफेस टेंशन बोलते हैं। हाँ जी बोलो, लिखाऊं, लिखिए आप। फोर्स एक्टिंग, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, force acting per unit length on one side of, on one side of an imaginary line drawn, on one side of an imaginary line drawn on the free surface, on the free surface at right angles to the line, at right angles to the line, and in the plane of liquid, at right angles to the line and in the plane of liquid, is defined as surface tension, is defined as surface tension। सरफेस टेंशन को आप एस से डिनोट करते हैं, एंड दिस एस इज इक्वल्स टू एफ बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ। दिस इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। यूनिट आपकी रहेगी
न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसके बाद जो हमने सवाल शुरू किया था कि सुई, हाँ जी, हाँ हाँ, आपकी सुई डूबी क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, टाइम तो चलता रहता है जीवन में। एक बात बताएं, जब वो सुई डूबेगी तो क्या जो ऊपर वाली परत है जहां पे सुई टिकेगी, क्या वो परत थोड़ी नीचे आ जाएगी? या मैं ऐसे कहूं, आपके पास एक चद्दर है ना, चद्दर के बीच में आप कुछ चीज रखेंगे तो चद्दर वहां से नीचे आएगी ना। तो मैं ये साइड व्यू बना रहा हूं, जहां पे सुई टिकी होगी वहां पे ऐसे, मतलब सुई ऐसे है, ये सरफेस आपका पूरा ऐसे, ठीक। ये वाले जो पार्टिकल होंगे वो, आपको पता है कि पार्टिकल्स स्ट्रेचिंग करते हैं, तो यहां लिक्विड में पार्टिकल है वो सुई के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएंगे, और ये वाले पार्टिकल ऐसे फोर्स लगाएंगे। अगर ये सुई नहीं होती तब ये यहां पार्टिकल आपस में एक दूसरे को ऐसे खींच रहे होते हैं, स्ट्रेचिंग रहती है। अभी नीचे आ गए हैं तो जहां पे सुई का पार्टिकल है उसको वो अब कांटेक्ट में वो है तो उसको खींचेंगे, स्ट्रेचिंग की उनकी आदत है। तो ये जो स्ट्रेचिंग है, लेट से इसके कारण फोर्स एफ बना, इसके कारण एफ बना, सुई का एक फोर्स नीचे mg रहेगा, उस mg को इनका ये वाला कंपोनेंट बैलेंस कर देता है, इसलिए आपकी सुई तैर सकती है। ठीक है, इतना ही करता है।